गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम थर्ड सेमेस्टर का जो यूनिट नंबर सेकंड है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, टू एंड मोर वेरिएबल्स। दो चर भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ चीज़ें पढ़ना है। जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। सो इसमें आपने काफ़ी टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफ्रेंशिएशन। उसी तरीके से आपको यहाँ पढ़ना है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स में, मतलब दो वेरिएबल्स या दो से अधिक वेरिएबल्स हैं, तो इसमें आपको नया टॉपिक पढ़ना है पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, सो ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगी ये दो वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, सो वेरिएबल्स एक से आपके दो तीन वेरिएबल्स बढ़ गए हैं, बस और कुछ नहीं, आपका वही मेथड है। ठीक है, सो इसमें हम फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स की यदि बात करें तो आप जनरली जानते हैं कि फंक्शंस, यदि हमारा ये डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो फंक्शंस को हम कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। सो यदि हम एक फंक्शंस की बात करते हैं, केवल आपके पास एक फंक्शंस है, ये फंक्शंस आपका कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड ये कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, मतलब x जो होता है यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ये चेंजेबल होता है, कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट अप कर सकते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग, इस x के अकॉर्डिंग जो आपको y की वैल्यू मिलेगी, दैट मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल। ये आउटपुट कहलाता है, ये इनपुट कहलाता है, एक तरह से देखा जाए तो। ठीक, कंप्यूटर की भाषा में कहें तो ये इनपुट्स और ये आउटपुट। ठीक है, मतलब इस तरीके से यदि हम फंक्शन को डिफाइन करें, सो दैट मीन्स यहाँ हम x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इनपुट कराते हैं किसी प्रोसेस में। ठीक है, तो यहाँ जो बीच में यहाँ प्रोसेस जो चल रही है ये चीज़ कहलाती है फंक्शन। ठीक है, क्या प्रोसेस हो रही है, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ लग रही है, और वो प्रॉपर्टी लगने के बाद यहाँ जो आउटपुट गेन होता है दैट मीन्स y। ठीक है, y को आप डिनोट करते हैं fx से, इस तरीके से। ठीक है, सो यदि फंक्शंस की डेफिनेशन आप जानते हैं यही होती है। ठीक है, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये और जो y है, ठीक है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, y वैल्यू x पे डिपेंड है। ठीक है, सो x अपने आप में इंडिपेंडेंट है। चलिए, ये तो फंक्शन की डेफिनेशन होती है, ये विद वन वेरिएबल x वेरिएबल के लिए है। लेकिन यदि हम यहाँ वेरिएबल थोड़ा सा और बढ़ा दें, जैसे टू वेरिएबल ले लें, यहाँ पर x एंड y, दो वेरिएबल ले लीजिए, तो अब यहाँ y लिया तो आप यहाँ कोई और चीज़ ले लीजिए, सपोज z आउटपुट हो गया, तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, फंक्शन टू वेरिएबल होगा। ठीक है, कैसे? जैसे हम फॉर एग्जांपल इस तरीके से लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर टू एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं इसमें टू वेरिएबल्स गिवन हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है ना, तो ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है, मतलब ये चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ना है, इस पर डिस्कशन करना है। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे। ठीक है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स क्या है, जिसमें दो वेरिएबल्स हों, ऐसा बहुपद या पॉलिनोमियल्स। ठीक है, या ऐसा इक्वेशन जिसमें टू वेरिएबल्स हो, एक्स एंड वाई, सो उसको आप कहेंगे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। फंक्शंस की डेफिनेशन आप जानते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था। ठीक है, ये वही है। ठीक है, फंक्शन दैट मीन्स एक ब्रिज का काम करता है, यानी कि इंटरनल इसमें प्रोसेस क्या चल रही है वो फंक्शंस का काम होता है, ये फंक्शंस कहलाता है। ठीक, चलिए, ये हमने आपको बताया। अब हमें इस पे डिस्कशन करना है। ये आपका एक इक्वेशन है जिसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, सॉरी, ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, इसमें पावर 3 हो गई है ना, 3 घात का होगा ये, तो हम कुछ ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर, लीजिए इतना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर में आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की पहचान करना है। ठीक है, सो अब हम वो पढ़ लेते हैं। चलिए,
तो ये पूरा यूनिट जो है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के लिए ही है, ठीक है ना। इसमें आप पार्शियल डिफरेंशिएशन जो पढ़ेंगे उसमें भी आपके 2 वेरिएबल आएंगे और हो सकता है वहाँ 2 से ज़्यादा वेरिएबल भी हो जाएं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। वेरिएबल्स बढ़ रहे हैं तो डिफरेंशिएशन का नाम बदल गया है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। उस पर हम डिस्कशन करेंगे। पहले यहाँ पर हम एक चीज़ और पढ़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सरफेसेस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सरफेस इन स्पेस, ठीक, ऑफ सरफेस इन स्पेस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मीन्स द्विघात समीकरण, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वो किस तरह का सरफेस है ये हमें पहचान करना है। छोटा सा टॉपिक है, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक है, ठीक है। छोटा आपका चैप्टर है और उसमें एक टॉपिक है, केवल इतना ही, ठीक। तो यदि आपने पढ़ा हो तो जो जनरल इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए, मतलब क्वाड्रेटिक जैसे द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण, ठीक है, तो वो क्या होता है अगर आप जानते हो तो वो हम, ठीक है, लिख देते हैं। चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो इस फॉर्म में होता है। यदि हम बात करें जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का जो व्यापक समीकरण होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx 2fy प्लस c एंड दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये जैसे इक्वेशन दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसकी पहचान करना है कि किस तरह का कर्व है या किस तरह का सरफेस है, ठीक है। तो आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म में 2-3 तरह के सरफेस पढ़े हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपने क्या पढ़ा है, एक पढ़ा है सर्किल। अगर सर्किल का आप इक्वेशन जानते हो, ये इसके लिए होता है, ये तो सेंटर ऑरिजिन पॉइंट के लिए होता है, ऐसे होता है x² x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इक्वल्स टू a²। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल ये होता है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, द्विघात समीकरण। यहाँ पर जो है x की जो पावर है यानी वेरिएबल की जो पावर है वो 2 है, ठीक। इसी तरह से आपने इलिप्स पढ़ा होगा, x² अपॉन a² y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1, ठीक। एंड यहाँ यदि आप जो है वैल्यू x की वैल्यू मतलब पॉइंट h को के लें तो इस तरह से x माइनस एच का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी y माइनस के का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। वैसे जनरल इक्वेशन ये इस तरीके से आप लिखते हैं, है ना, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। इसी तरीके से हाइपरबोला, है ना। तो ये मतलब जितने तरीके के आपके क्वाड्रेटिक फॉर्म या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं, तो आपको ये इक्वेशन दी रहेंगी यहाँ पे, और पहचान करनी पड़ेगी, बताइए कौन सा कर्व है, ठीक है। इस तरह का एक टॉपिक है इसमें। तो चलिए हम इसको पहचानने का आपको तरीका बता देते हैं। मैंने आपको बताया कौन कौन सी चीज़ें आपको पहचाननी पड़ेंगी, वो हम देख लेते हैं, ठीक। तो जैसे हमने ये आपका एक जनरल इक्वेशन लिखा क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो यहाँ यदि ये कांस्टेंट वैल्यू एक होती है a b c, ठीक है। कुछ कंडीशंस होती हैं इसमें। नंबर 1 हम कंडीशंस मान लेते हैं, इफ़ a b c प्लस 2f g h माइनस af² माइनस b g² माइनस a b c एंड माइनस c h² इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये जो वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू, इसको हम डेल्टा बोल सकते हैं। डेल्टा इक्वल्स टू, यदि ये 0 आता है, मतलब इसकी वैल्यू यदि 0 आती है, तो आप ये कहेंगे कि जो ये इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेट लाइन को, ठीक है। देन
आप यहाँ बोल देंगे देन इक्वेशंस गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन टू स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मतलब अगर आपकी इसकी वैल्यू जो है 0 आ रही है तो आप कहेंगे कि ये मतलब सरल रेखाओं को निरूपित कर रहा है ये इक्वेशन। ठीक है, दो सरल रेखाएं, यहाँ पर ए बी सी आप जो गिवन इक्वेशन होगा उसका कंपेयर करा लेंगे। ठीक है, यहाँ ए की वैल्यू कांस्टेंट कुछ भी होगी, इसी तरीके से बी एंड एच एंड जी एंड एफ सी ये सभी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और इसे पुटअप करेंगे, चेक कर लेंगे कि 0 आ रहा है नहीं आ रहा है। यदि 0 आ रहा है देन आप कह देंगे कि जो गिवन कर्व है या गिवन इक्वेशन है वो दो सरल रेखाओं को निरूपित करता है, टू स्ट्रेट लाइन। ठीक, नंबर सेकंड कंडीशन, अब इसमें यदि ये जो कांस्टेंट वैल्यू डेल्टा इक्वल्स टू 0 न आए, डज नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो इस पर फिर बहुत सारी कंडीशन होती है, जैसे सर्किल, एलिप्स, हाइपरबोला। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन हम मतलब इसमें क्या है कि अब कर्व बनेगा, मतलब इसमें कर्व नहीं बन रहा है। ठीक है, ये सीधी लाइनें आ रही हैं, सरल रेखाएं, लेकिन यहाँ इस डेल्टा की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0 आए देन यहाँ पर कर्व बनेंगे। ठीक है, सो कौन कौन से कर्व होंगे, जैसे सर्किल कर्व ही है आपका। ठीक है ना, सो यदि डेल्टा डज नॉट इक्वल्स टू 0 देन यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, इसको याद रखना है कि यदि h की वैल्यू 0 हो एंड a बराबर b हो, यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे, उसकी वैल्यू 0 आए और a इक्वल्स टू b ये क्या हो बराबर आए, देन आप यहाँ पर कहेंगे कि जो गिवन इक्वेशन है वो एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बस इतना आपको बताना है। थर्ड पॉइंट, ये डेल्टा डज नॉट इक्वल्स टू 0 देन सॉरी ये तो आपकी यही मतलब हाँ सेकंड कंडीशन, डेल्टा डज नॉट इक्वल्स टू 0 तो फर्स्ट कंडीशन लिख ली, इसी तरह डेल्टा डज नॉट इक्वल्स टू 0 तो सेकंड कंडीशन कुछ अलग अलग लिख देते हैं, ऐसा करते हैं सेकंड थर्ड, डेल्टा डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यदि आप ए बी का गुणा माइनस एच स्क्वायर करें, ये वैल्यू करें और 0 आए, ठीक है, यदि 0 आती है तो ये क्या होगा, एक पैराबोला डिनोट करेगा, या ऐसे कि देख लें आप एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी के बराबर, एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, देन इट इज रिप्रेजेंट, दैट मीन्स गिवन इक्वेशन इज रिप्रेजेंट अ पैराबोला। ठीक, वो एक पैराबोला को डिनोट करेगा यदि ये कंडीशन फॉलो करता है। डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा ये है, डज नॉट इक्वल्स टू 0 आए, मतलब 0 ना आए, कुछ भी वैल्यू आए, एंड ये जो है सॉरी ये देख लीजिए आप, अगर ये याद नहीं रखना तो ये याद रखिए एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। ठीक, देन जो गिवन इक्वेशन वो पैराबोला डिनोट करेगा। नंबर 4 पॉइंट, इसमें डेल्टा डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड ए बी माइनस एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, या इसी को हम यदि ऐसे लिखें एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, है ना, मतलब एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी के जो गुणा हैं उसके कम आए, उससे कम आए, देन आप यहाँ बोल देंगे कि ये जो गिवन इक्वेशन होगा वो एक एलिप्स को डिनोट करेगा, रिप्रेजेंट अ एलिप्स। 5 नंबर पॉइंट, डेल्टा डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड ए बी माइनस एच स्क्वायर इज लेस देन 0, यानी कि कुछ इस तरीके से एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, सो इट इज रिप्रेजेंट अ हाइपरबोला। ठीक, ये आपका पॉइंट होगा। एक और पॉइंट है इससे होता है कि यदि डेल्टा डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड एच स्क्वायर इज ग्रेटर ए बी, ठीक है, मतलब ये तो वैल्यू है ही इसमें हाइपरबोला, लेकिन साथ ही साथ इसमें क्या हो कि a इक्वल्स टू बी भी हो जाए, ये जो कंडीशन आपने यहाँ सर्किल के लिए लगाया था। ठीक है, मतलब ये दोनों कंडीशन तीनों कंडीशंस यदि आती हैं आपकी, ये फॉलो करती हैं, देन आप कहेंगे गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट अ
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जो ए बी है ना, ये आपको क्या है जानते हैं क्या है? ये हाइपरबोला के यदि आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा हो डायग्राम, तो ये ए जो है ये नाभि तक की दूरी होती है, फोकस पॉइंट तक की दूरी, ठीक है, स्मॉल ए। इसी तरीके से इस दूसरे अक्ष पे भी ये बी डिस्टेंस होती है ना। तो ये जो ए बी सी एंड ये जो एच एक्स है ना, एच जी एफ, ये सब क्या है ना, ये सब डिस्टेंस हैं। जब आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़े होंगे तो वहाँ पर डायग्राम बनाया होगा आपने, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ठीक है, सर्किल। तो ये सब जो है डिस्टेंस हैं उस डायग्राम की। अब ये हमने आपको नहीं बताया क्योंकि हमें यहाँ डिटेल नहीं पढ़ना है, हमें केवल पहचानना है इक्वेशंस को, ठीक है। सो हमने आपको केवल कंडीशंस यहाँ पर बताई, इनको आपको याद रखना है। तो इस पर रिलेटेड चलिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आप जो है चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रखिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसी बेस पे। चलिए यहीं ले लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, प्रूव दैट 2x² 2y² -6x + 5 = 0 रिप्रेजेंट अ सर्किल, रिप्रेजेंट अ सर्किल है। प्रूफ करना है कि ये जो इक्वेशन है ये एक सर्किल को डिनोट कर रहा है, ठीक। सो यदि ये सर्किल को डिनोट कर रहा है देन हम इस इक्वेशंस की कंपेयर करा देंगे, ठीक है। सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो इसमें आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन की कंपेयर कराएंगे किससे, जनरल इक्वेशन, इस इक्वेशन से, ठीक है। तो जब आप सॉल्यूशन करेंगे देन आप लिखेंगे कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन फ्रॉम द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक। सो इससे आप यदि कंपेयर करते हैं तो x² कोएफिशिएंट देखिए क्या है 2, यहाँ पर a, यानी कि a की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे 2 मिल जाएगी, ठीक। इसी तरीके से b की जो वैल्यू है वो आपको 2 मिल जाएगी। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो xy का कोएफिशिएंट, यहाँ xy कहीं है नहीं, ठीक है। दैट मीन्स h की वैल्यू तो 0 होगी, h की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 2g, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट -6, सो 2g जो x का कोएफिशिएंट है वो किसके इक्वल है, -6 के। चिन्ह सहित आप लेंगे, प्लस का मान के चलेंगे, तो g की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -3, ठीक। इसी तरीके से यहाँ आप देखेंगे y का कोएफिशिएंट है नहीं, यानी कि f की वैल्यू 0, ठीक। एंड c जो है, c आपका गिवन है कितना है 5। तो ये सभी वैल्यू आप निकाल लेंगे a b c एंड h g f, ये 6 वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अब सर्किल की जो कंडीशन है वो आपको याद रखना है। सर्किल कंडीशन ये है कि h का मान 0 होना चाहिए और a = b होना चाहिए। तो चेक करिए, देखिए h का मान 0 है और a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 2 है, दैट मीन्स ये a बराबर b है। सो आप लिख देंगे हैंस द गिवन इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट आर सर्किल। सो ये यहाँ से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक सा टॉपिक है, तो इसमें आपका है 4थे नंबर के चैप्टर में, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिखा था इसलिए आप इस सर्किल को नहीं पहचान पाए, ठीक है। यदि हम कुछ इस फॉर्म में लिख देते सीधे सीधे इस तरीके से x² + y² = a², आप तुरंत बता देते कि ये सर्किल है ना। और मूल बिंदु से होकर जाने वाले, मतलब जिसका सेंटर क्या मूल बिंदु हो, ऑरिजिन पॉइंट, तो ये सर्किल होता है, ठीक है ना। यदि कुछ इस फॉर्म में लिख देते हम x² + y² - = 4 ऐसे लिख देते, ऐसे लिख देते x - 1 का होल स्क्वायर y - 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो वही भी आप कहते कि ये सर्किल है। इसी तरीके से यदि हम ऐसा लिख दें इक्वेशन 1, तो ये आप तुरंत बोल देंगे। अगर सीधा सीधा आता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये किसका इक्वेशन है, ठीक है। ये क्या है, हाइपरबोला है, ठीक है। सो इसको आप बड़े आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि ये आपने याद रखा है, ठीक है। जनरल इक्वेशन आपने ये याद की है, तो हाइपरबोला ही है। लेकिन यदि हम क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से देते हैं हाइपरबोला के लिए, ठीक है ना,
जैसे एक क्वेश्चन हम देते हैं कि इसको हाइपरबोला नोट करना है, फिर आप क्या करेंगे, जैसे हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको हाइपरबोला को इस तरीके से 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 72xy माइनस का 72xy एंड प्लस का 23y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 28y माइनस का 48 इक्वल्स टू 0। और इसमें हमने कहा कि इसको प्रूफ करिए कि ये क्या है, जो है हाइपरबोला है, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आप वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, इसकी कंपेयर करेंगे इस जनरल इक्वेशन से, ठीक है। ए की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना, बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी तो आपके 23 रहेगा, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक्स वाई का कोफिशिएंट, एक्स वाई कोफिशिएंट 2h है, तो 2h इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 72, ठीक है। और यहाँ से x का कोफिशिएंट -4, यहाँ x का कोफिशिएंट 2g, सो 2g इक्वल्स टू हो जाएगा -4 के, है ना। सो यहाँ से g आप निकाल लेंगे, माइनस का 2 आ जाएगा। इस तरीके से सब वैल्यू निकाल लेंगे और फिर देखिए हाइपरबोला की ये कंडीशन से आपको याद रखनी है, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, सर्कल के लिए हमने ये चीज़ नहीं यहाँ पे की थी, तो पहले आपको यही करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपने ये डेल्टा की वैल्यू निकाली हो, ये 0 आ गई हो, तो फिर तो सर्कल डिनोट नहीं करेगा ना, है ना। इसको आपको पहले निकाल लेना, डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तभी ये कंडीशंस हो सकती हैं डेल्टा की वैल्यू। और यदि डेल्टा की वैल्यू 0 आ रही है, दैट मीन्स वो तो 2 लाइन डिनोट करेगा, ठीक है, 2 स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? तो इस पे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन हम और बता देते हैं, ठीक है, और फिर जो है 2-3 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दे देंगे, तो आप कर लीजिएगा। ये चैप्टर नंबर 4 में केवल इतना ही है, ठीक। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 36y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। और इसमें कहा जा रहा है रिप्रेजेंट, मतलब प्रूव दैट द कर्व इज रिप्रेजेंट अ इलिप्स, ठीक है। ये एलिप्स को डिनोट करता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले आप इसकी कंपेयर कर देंगे जनरल इक्वेशन और क्वाड्रेटिक से। तो जनरल इक्वेशन हम जानते हैं क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ देखेंगे तो a की वैल्यू आ रही है 4 एंड b की वैल्यू आ रहा है 9 एंड 2h इक्वल्स टू, यहाँ xy तो कहीं है नहीं कोफिशिएंट, तो यानी कि h की वैल्यू 0 है। चलिए g 2g की जो कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 2g है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 8 है, दैट मीन्स 2g इक्वल्स टू 8, तो g की वैल्यू आ जाएगी 4 एंड यहाँ 2f 36 के इक्वल है, सो f आ जाएगा 18 एंड c आ जाएगा आपका 4, ठीक है। सो इससे कंपेयर कराने के बाद आपको कुछ ये वैल्यू मिलेंगी। नाउ अब आप देखेंगे इलिप्स के लिए क्या कंडीशन होती है, वो आपको पता होना चाहिए। सो इलिप्स के लिए कंडीशन है h स्क्वायर की वैल्यू a b से कम होनी चाहिए और साथ ही साथ डेल्टा डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। सो ये आप पहले प्रॉपर्टी चेक करें कि सही है कि नहीं। तो देखिए, अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी आप देखें यहाँ पर, तो h स्क्वायर तो 0 है ना, a कितना है 4, b कितना है 9, तो ये 0 इज लेस देन 36, तो ये तो प्रॉपर्टी सही है, 0 लेस देन 36 से, ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्लियर है, सही है। अब हम ये निकालेंगे डेल्टा की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0 आनी चाहिए। सो डेल्टा जो है वो आपको कुछ याद रखना पड़ेगा, डेल्टा जो इक्वल्स टू है a b c एंड प्लस 2f/g/h माइनस af स्क्वायर माइनस b g स्क्वायर माइनस c h स्क्वायर, ठीक है। ये है डेल्टा की वैल्यू।
सभी वैल्यू पुटअप करेंगे, A4 B9 C4 -2 F 18 into G 4 into H 0 minus A 4 F square, that means 18 इसका स्क्वायर माइनस B 9 G स्क्वायर 4 का स्क्वायर एंड माइनस C 4 एंड H दैट मीन 0 का स्क्वायर। ठीक है ना। सो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये जो है 144, ठीक है, इतनी ही आएगा। और यहाँ पर आप गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये 4 इंटू, ठीक है, 18 इंटू 18 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 इंटू 4 इंटू 4 16 एंड 0। सो इसको आप जब सॉल्व करेंगे सो ये 0 नहीं आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन करके देखना। और 0 आएगा ही नहीं, क्योंकि देखिए माइनस की ये वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है 144 से, एंड ये माइनस, तो ये ऐड होगा, मतलब 144 से ज़्यादा, मतलब माइनस की वैल्यू कुछ आएगी। ठीक है। सो आप यहाँ लिख दें हेंस द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट अ एलिप्स। दैट क्लियर। सो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक दो क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, उसको आपको सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक तो मैंने अभी आपको सर्किल वाला बताया है, एंड हाइपरबोला ये मैंने नहीं बताया आपको, है ना। हाँ बताया है, पैराबोला भी बताया है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं बताया। तो आप इसको कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन है। ये ठीक है, इसे प्रूफ करना है कि ये स्ट्रेट लाइन को डिनोट कर रहा है, टू स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाइपरबोला जो मैंने आपको सॉल्व नहीं करवाया है, ठीक है ना, वो आप कर लीजिएगा। 2x² माइनस 72xy प्लस 23y² माइनस 4x माइनस 28y माइनस 48 इक्वल्स टू 0। प्रूव दैट इट इज रिप्रेजेंट अ हाइपरबोला। ठीक। सो ये आपका जो है चैप्टर नंबर 4 था, और इसमें इतना ही है। अब जो अगला हम लेक्चर पढ़ाएंगे उसमें आपको इसी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स या मोर वेरिएबल्स, इससे रिलेटेड नया टॉपिक बताएंगे, जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है स्टूडेंट्स। सो चलिए हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।